हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट्स में। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग फिजिक्स का सर्कुलर मोशन टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम लोग सर्कुलर मोशन को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मोशन से रिलेटेड एक दो बातों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइएगा मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन या फिर गति क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है एंड ये वाला ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, अपना पोजीशन चेंज करता है, तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट आपका मोशन पे है। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट आपका मोशन पे है। तो इनिशियल कंडीशन पे मतलब प्राथमिक अवस्था में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था एंड टाइम गुजरने के साथ साथ ये वाला ऑब्जेक्ट धीरे 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 यहाँ तक पहुँच गया है एंड इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा है आपका टी। ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ ये वाला ऑब्जेक्ट इस जगह से मूव होके यहाँ पे चला गया है। तो हम लोग कह सकते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट आपका मोशन पे है। और टाइम जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और भी टाइम जाएगा तो ये जाते रहेगा। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट आपका मोशन पे है क्योंकि ये वाला वस्तु समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स position with respect to time, then the object, ठीक है, then the object is said to be in motion। ठीक है, तो क्या कहा गया है, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम लोग ये कह सकते हैं वो वाला वस्तु मोशन पे है, मतलब गति पे है। ठीक है, ओके, चलो अब देखो दोस्तों मोशन के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, मोशन के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत टाइप्स है, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस रास्ते से वो मूव करेगा उस रास्ते के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कुछ टाइप्स में मोशन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बराबर चल रहा है, ठीक है, अगर कोई वस्तु बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बराबर मूव कर रहा है तो इस तरह के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक सरल रेखा के बराबर चलता है तो फिर उस मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। चलो ये भी लिख लेते हैं, if the object travels along a straight line path, ठीक है, बिल्कुल एकदम सरल रेखा बराबर अगर ट्रैवल करता है, the motion, then the motion is called rectilinear motion। ठीक है, ओके, ये तो था स्ट्रेट लाइन बराबर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन बराबर ना जाके टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाता है, ठीक है, टेढ़े मेढ़े, जैसे कुरकुरे होता है बहुत टेढ़े मेढ़े होता है, बिल्कुल इस तरह से वो जा रहा है, इस पाथ बराबर जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल इस पाथ बराबर यहाँ तक आया है, तो इसका जो पाथ है दोस्तों वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें बहुत सारे कर्व्स है। देखो यहाँ पे एक कर्व्स है, यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ पे एक कर्व 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 कर्व। ओके, तो इस तरह के मोशन को हम लोग कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स along a curved path, then the motion is known as
कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है, ओके। अब देखो, अब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ बराबर ट्रैवल करता है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ बराबर ट्रैवल करता है, मतलब एक वृत्त के बराबर ये ट्रैवल करता है, बिल्कुल इस तरह से, हर वक्त क्या होगा दोस्तों, इस पाथ के किसी भी पॉइंट पे ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज इक्वल रहेगा। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा सेंटर के साथ वो इक्वल रहेगा, यहाँ पे अगर होता है तो भी इक्वल रहेगा। मतलब एक सर्कुलर पाथ बराबर अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो इस तरह के ट्रैवल को हम लोग, इस तरह की मोशन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखो, इफ द ऑब्जेक्ट travels along a circular path, then the motion is called circular, एक ही एल होगा यहाँ पे, सर्कुलर मोशन, ठीक है, ओके। एंड इसी सर्कुलर मोशन को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसी सर्कुलर मोशन को हम लोग स्टार्ट ही करने वाले हैं, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन, तो कर्विलिनियर मोशन के अंडर पे ही ये एक क्या है, टाइप है सर्कुलर, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर में देखो, सर्कुलर में भी हर वक्त डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है, हर वक्त, हर एक सेकंड पे, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जो है चेंज होता रहता है, ओके। लेकिन एक बात यहाँ पे है, सेंटर के साथ किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहता है वो इक्वल रहता है, मतलब रेडियस के समान रहता है, ठीक है, व्यासार्ध के समान रहता है, ओके, इस मोशन पे। चलो तो आगे हम लोग सर्कुलर मोशन के कुछ टर्म्स को देख लेंगे, रिलेटेड टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, हेडिंग लगा लीजिए, सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को अब हम लोग सीखने वाले हैं, ओके। Some terms related to सर्कुलर मोशन, ठीक है, सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति के कुछ टर्म्स। सबसे पहले तो बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड क्या होता है, देखो दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ बराबर ऐसे चल रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन पे है, ठीक है, ये इसका सेंटर यहाँ पे देंगे, ठीक है, तो देखो एक ऑब्जेक्ट इस सर्कल के बराबर चल रहा है तो ये है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ओके। अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन, मतलब प्राथमिक अवस्था पे यहाँ पे, इसका नाम है A1, मतलब A1 पॉइंट पे प्राथमिक अवस्था में हमारा ऑब्जेक्ट था। अब ये ऑब्जेक्ट क्योंकि मूव कर रहा है तो ये मूव करेगा, मान लेते हैं ये इस दिशा में मूव कर रहा है तो ये इस दिशा में मूव करेगा, बिल्कुल इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। एंड एक टाइम पे ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जहाँ से शुरू करा था वहाँ पे घूम के फिर से वहाँ आ जाएगा, मतलब ये एक चक्कर लगा दिया, इसको हम लोग इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वन रिवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर, ओके, वन रिवोल्यूशन, ठीक है। वन रिवोल्यूशन में कितना पाथ ये ट्रैवल करता है दोस्तों, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है, देखो ये पूरा जो पाथ है ये एक ही चक्कर में लगाएगा, मतलब ये पूरा, अगर ये सर्कल का, ठीक है, रेडियस अगर r रहता है, मतलब त्रिज्या अगर इसका r होता है तो ये पूरा पाथ का डिस्टेंस क्या है, पूरा पाथ का लेंथ क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है 2πr, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है 2πr। अगर डायामीटर दिया होता है तो इसका सिंपल सा और पाई डी होता है इसका फॉर्मूला, ये पूरा पाथ का, ओके। तो टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो टाइम पीरियड मतलब
एक सर्कुलर पाथ बराबर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा वही है टाइम पीरियड। या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं एक चक्कर लगाने में किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना टाइम लगता है वही उसका क्या है, टाइम पीरियड है। इंग्लिश में हम लोग ये कह सकते हैं टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। बहुत ही सिंपल है, एक चक्कर लगाने में कोई ऑब्जेक्ट जितना टाइम लगाएगा वही उसका टाइम पीरियड होगा। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। इसका जो यूनिट है दोस्तों वो सेकंड है, इसका यूनिट है सेकंड एंड इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टी कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसको सिंपली हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो सर्कुलर मोशन पे इस टी का मतलब क्या है दोस्तों, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोले तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है वही उसका टाइम पीरियड है, या फिर वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है वही उसका टाइम पीरियड है, जिसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, जिसका ऐसा यूनिट है सेकंड। ओके, चलो अब इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टाइम taken by the object to complete one revolution. Okay, it is defined as the time taken by the object to complete one revolution. Okay, मतलब एक चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लगता है वही क्या है, टाइम पीरियड है उस ऑब्जेक्ट का। ओके, एंड इसका जो यूनिट है यूनिट इज सेकंड, ठीक है, एंड टी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो इतना तो समझ में आ गया टाइम पीरियड क्या होता है। एक चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वही उसका टाइम पीरियड है। इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी को समझेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, देखो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ घूमने लगता है तो वो उसका जो रेवोल्यूशन है, मतलब उसका जो चक्कर, वो जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा। जितनी तेज़ी से वो घूमेगा वो उतने जल्दी चक्कर लगाएगा, टाइम उतना कम लगेगा। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होता है 1 यूनिट टाइम पे। ठीक है, 1 यूनिट टाइम पे मतलब एक इकाई समय पे कोई भी ऑब्जेक्ट जितना चक्कर लगा लेता है, ठीक है, जितना चक्कर वो कंप्लीट कर लेता है वही उसका फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड को हम लोग मान लेते हैं यूनिट टाइम 1 सेकंड, तो एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कैसे ऐसे 20 मतलब 20 चक्कर लगा लेता है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, उस सर्कुलर मोशन का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों, 20। ठीक है, रहेगा 20, क्योंकि वो एक यूनिट टाइम पे 20 चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो उसका फ्रीक्वेंसी 20 रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, यूनिट टाइम पे, इकाई समय पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जितना कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है, जितना चक्कर कंप्लीट कर लेता है वही उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो देखो अब इसको भी लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन completed by the object in unit time। ठीक है, इन यूनिट टाइम मतलब एक इकाई समय पे कोई भी ऑब्जेक्ट जितना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है वही उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एंड फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है दोस्तों वो है आपका क्या, ये आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय टाइम होगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब ये तो नंबर है ना, सिंपल सा नंबर है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं है। एंड नीचे आपका क्या है, सेकंड, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो जो इसका ऐसा यूनिट बन जाता है दोस्तों वो क्या है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स इसका
क्या है, यूनिट है, एंड इसको हम लोग हर्ट्ज भी कहते हैं, ठीक है, हर्ट्ज भी कहते हैं। हर्ट्ज बोले तो सेकेंड इनवर्स, मतलब एक सेकेंड पे जितना वो क्या रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है वही क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग हर्ट्ज से भी लिखते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी को आरपीएम से, आरपीएस से भी लिखा जाता है। जैसे आरपीएस, आरपीएस, आरपीएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, ओके। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर आपने देखा होगा, जो पंप होते हैं ना, आपके घर में पंप, वाटर सप्लाई सिस्टम है या फिर खेत में जो पंप देते हैं, तो उस मोटर को देखिएगा वहाँ पे उसका स्पीड दिया होता है आरपीएम पे, आरपीएम पे, ठीक है, आरपीएम। तो आरपीएम क्या है दोस्तों, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, ओके। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब आरपीएम कितना है, 1500 आरपीएम, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो वाला मोटर का जो शाफ्ट होता है, ठीक है, वो वाला मोटर का जो शाफ्ट होता है वो एक मिनट पे 1500 बार घूमेगा, ठीक है, एक मिनट पे 1500 बार घूमेगा, मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो पर मिनट कितना है, 1500 है। 1500 बार वो चक्कर लगा लेता है, ठीक है, 1500 बार वो चक्कर लगा लेता है, इसीलिए उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 1500 आरपीएम, ओके। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया है। फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन है दोस्तों, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, डायमेंशन इसका है 1/t बोले तो t इनवर्स, ठीक है, 1/t बोले तो t इनवर्स, ठीक है। चलो ये दोनों तो पता लग गया है, तो आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। टाइम पीरियड क्या है, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है वही क्या है, टाइम पीरियड होता है। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है आपका 1 यूनिट टाइम पे, मतलब एक इकाई समय पे कोई भी ऑब्जेक्ट जितना चक्कर लगा लेगा, ठीक है, जितना चक्कर कंप्लीट कर लेगा वही उसका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। चलो इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो अब फिर से यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये इसका सेंटर है। कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन पे यहाँ पे है A1 पे, ठीक है, A1 पे। तो अब ये इसका रेडियस, ठीक है, ओके, एंड ये वाला ऑब्जेक्ट इस दिशा में घूम रहा है, ठीक है, इस दिशा में घूम रहा है, ओके। तो कुछ समय बाद घूमते घूमते ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे ये है सेकंड पोजीशन, ओके। एंड यहाँ से सेंटर पे ज्वाइन करो रेडियस इसका। तो देखो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, यही क्या है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ टाइम पे, ठीक है, कुछ टाइम पे एक सर्कुलर पाथ के सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है वही क्या है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, A1 पे था, थोड़ी समय बाद वो A2 पे चला गया, तो सेंटर के साथ एक एंगल फॉर्म हो गया है यहाँ पे थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क बाई होता है आपका, आर्क बाई होता है रेडियस, ठीक है, ठीक है। आर्क मतलब क्या, जितना पाथ वो चला है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये है आर्क लेंथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये है आर्क लेंथ। एंड रेडियस तो आपको पता होगा ना, ये रेडियस होता है, ओके। तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ओके। एंड इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं,
it is defined as the, ठीक है, it is defined as the angle formed in the center of the circular path due to the motion of the object along circular path, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड इन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, देखो कोई सर्कल बराबर सर्कुलर पाथ बराबर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका इनिशियल पोजीशन प्राथमिक अवस्था एंड यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो इसके लिए ये सेंटर पे एक क्या कर रहा है, सेंटर पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है जिसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग थीटा से लिखते हैं। एंड इसका जो यूनिट है दोस्तों, यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट रेडियन, ठीक है। एंड इसका कोई डायमेंशन नहीं रहता है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं है। ये जो है इसका ऐसा यूनिट है रेडियन आपका, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला है आर्क बाई रेडियस। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, देखो दोस्तों, चलो अब हेडिंग लगा लो, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो सिर्फ आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभार, ओके, लेकिन आपको ये सारी बातें याद रखना होगा सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आपको रटना नहीं है कुछ भी, सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है, ओके, जिसके लिए मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वेलोसिटी लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा क्या है दोस्तों, देखो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल गया ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वही उसका क्या है, वही उसका एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे कि हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन पे सीखा था कि टाइम के साथ साथ टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस जा रहा है, वही उसका क्या होता था, स्पीड होता था, वेलोसिटी होता था, ठीक है। एंड एंगुलर के केस में बिल्कुल सेम है। एक ऑब्जेक्ट, देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ओके, A1 था, A2 पे गया है, एंड इसके लिए टाइम लगा है t। तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, ठीक है, थीटा अपन टी, ओके, थीटा अपन टी होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। एंड यूनिट क्या होगा दोस्तों, थीटा को हम लोग रेडियन पे मापते हैं एंड टाइम को सेकंड पे मापते हैं, तो इसका हो जाएगा रेडियन सेकंड इनवर्स, इसका ऐसा ही यूनिट, ठीक है ना, ओके। एंड डायमेंशन, इसके बाद डायमेंशन भी देख लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। डायमेंशन, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन टी का डायमेंशन होता है दोस्तों, टी, तो इसका भी डायमेंशन क्या है, 1/t इज इक्वल टू टी इनवर्स, ठीक है, ओके।
चलो अब देखो, इसका हम लोगों ने डेफिनेशन नहीं लिखा है तो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी इज, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, इज डिफाइंड एज द rate of change of angular displacement, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने लिखा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, जो रेट ऑफ चेंज होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि सर्कुलर पाथ बराबर चल रहा है, घूम रहा है, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वही उसका एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। एंड जिसका फॉर्मूला है कुछ ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा एंड टाइम होता है टी, ओके। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। एंड थीटा का जो यूनिट होता है वो रेडियन है, टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसका ऐसा यूनिट किया गया, क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड। एंड डायमेंशन, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो 1/t इज इक्वल टू टी इनवर्स हो जाता है इसका डायमेंशन। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग इसको टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है, ओके। चलो आपने डेफिनेशन लिख लिया है, तो चलो इधर अभी करते हैं, ठीक है। इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। ओके देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। हमें पता चल गया है थीटा बाई टी होता है, ठीक है, थीटा बाई टी होता है। अब देखो थीटा क्या है दोस्तों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है। अभी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया चलना, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, वो जाके पूरा कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर रहा है, मतलब एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो वो कितना पाथ चला दोस्तों, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, तो कितना एंगल फॉर्म होगा, ये पूरा एंगल कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है ना, 360 बोले तो ये होता है 2 पाई, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 2 पाई होता है तो फिर क्या होता है, चलो यहाँ पे लिख लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने से उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। एक सर्कल का एंगल कितना होता है दोस्तों, 360 होता है ना, तो 360 होगा मतलब 2 पाई होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है तो टाइम क्या होगा दोस्तों, एक चक्कर लगाने से जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को हम लोग टी से लिखते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड को हम लोग टी से लिखते हैं, ओके। चलो अब क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इजिकल टू थीटा के जगह पे 2 पाई लगाएंगे एंड टी के जगह पे हम लोग टी लगाएंगे, ठीक है ना, टी के जगह पे टी लगाएंगे। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता था दोस्तों, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ चक्कर, कितना चक्कर वो लगाया एक यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में, जिसका जो यूनिट होता है वो 1/t होता है, जिसका फॉर्मूला क्या था, 1/t था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1/t, बोले तो 2 पाई इंटू एन, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया, 2 पाई इंटू एन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। डब्लू नहीं, ये ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ओके। ये वाला भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, एंड इसको भी याद रखिएगा,
एंड ये वाला तो आप याद रखिएगा ना, डायमेंशन, यूनिट, सभी आप याद रखिएगा। ओके, चलो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ही काम का है, बहुत ही काम का, आगे जाके सारी चीज़ें हमें काम पे लगने वाला है, ठीक है। इसलिए इसको समझना भी ज़रूरी है, याद रखना भी ज़रूरी है। ओके, आप रटते हैं तो रटिए, कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो अब एक ही टर्म रह गया जो कि है एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, वृत्तीय त्वरण। एक्सीलरेशन का हिंदी क्या होता है दोस्तों? त्वरण होता है ना, ठीक है। एंड मुझे सारे टर्म्स की हिंदी नहीं पता है, इसलिए जितने टर्म्स का मुझे हिंदी पता होगा मैं उसका हिंदी आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड जिसका नहीं पता होगा तो वो मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा आपको। देखो, जैसे कि हम लोगों ने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन आपका क्या होता है दोस्तों? टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का इंक्रीज होना, कितना इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, वही होता है एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन में कुछ अलग बात नहीं कहा गया है, बिल्कुल यही बात कहा गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टाइम के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है, वही तो है एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने लीनियर पे पढ़ा था, टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी चेंज होगा वही है एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में भी वही है, टाइम के रिस्पेक्ट में जितना एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा वही है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो इसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? चेंज इन वेलोसिटी नहीं, ये है इंक्रीज इन वेलोसिटी। इंक्रीज इन वेलोसिटी नहीं लिखना है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लिखना है आपको, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, अपन में टाइम, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है दोस्तों? थीटा ओमेगा होता है ना आपका, ओके, ओमेगा 2 ओमेगा 1 बाई टी, एंड इसको आप डी ओमेगा लिखिए, मतलब जितना चेंज हुआ है, ओके, एंड नीचे टी लिखिए। तो ओमेगा मतलब क्या होता है दोस्तों? ओमेगा मतलब होता है आपका ये होता है, एंड नीचे टी, तो ये क्या होगा? टी स्क्वायर, मतलब इसका जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रेडियन सेकेंड टू द पावर -2, यह है इसका यूनिट। एंड अगर इसका डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो ये होगा 1/t², ठीक है, ये होगा इसका डायमेंशन, बिल्कुल। ओके, चलो मैंने आपको यूनिट भी बता दिया, मैंने आपको डायमेंशन भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, एंड क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, मतलब यूनिट टाइम पे कितना एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वृत्तीय गति कितना बढ़ रहा है एक सेकंड में, मतलब एक यूनिट टाइम पे, ठीक है, एक यूनिट टाइम पे जितना बढ़ रहा है वृत्तीय गति, वही उसका क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। ओके, ये अगर फाइनल वेलोसिटी है जो कि ज़्यादा है, एंड ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल से इनिशियल माइनस करिए एंड बाई टाइम लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा उसका क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड इसका अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन पे आप लिख सकते हैं द एंगुलर एक्सेलरेशन, चलो इसको मैं लिख ही देता हूँ, जगह कहाँ पे है, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। चलो यहाँ पे लिखो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ सर्क्यूलर पाथ, ठीक है। The angular acceleration of an object moving around a circular path is defined as the rate of change, is defined as the rate of change of
एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इसका डायमेंशन है T⁻⁻²। ओके दोस्तों, चलो ये कुछ टर्म था जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड था। अभी हम लोग आगे की क्लास में क्या करेंगे दोस्तों, आगे की क्लास में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के साथ लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन देखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखेंगे, एंड कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेकेंड यूनिट है फोर्स एंड मोशन वाला, इसमें लगभग और 3 क्लास आएगा, ठीक है। आज के क्लास को छोड़ के और 3 क्लास आएगा, जिसमें कि हम लोग ये पूरा यूनिट 2 को ख़त्म कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या है, उसके बाद यूनिट 3 है वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क पावर एंड एनर्जी को स्टार्ट कर देंगे जल्दी से जल्दी। ओके, दिसंबर में ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। आज तो आपका कितना है, 20 तारीख है ना आज, तो हमारे पास 10 दिन है लगभग। तो 10 दिन में हम लोग ये बाकी सारे 3 क्लास कर लेंगे फोर्स एंड मोशन के, एंड जो है नेक्स्ट यूनिट को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिएगा। देखो हमारे क्लासेस में व्यूज़ कम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि क्लासेस उन तक नहीं पहुंच रहे जिसको देखना है, क्लास जिसका ज़रूरी है देखना ज़रूरी है, उन तक क्लास नहीं पहुंच रहा है। तो प्लीज़ क्लासेस को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में एंड अपने क्लासमेट्स में, ताकि हमारे व्यूज़ जो है वो ज़्यादा आए, एंड हमारा जो पॉलिटेक्निक स्टडीज़ फैमिली है उसका सदस्य संख्या भी धीरे धीरे बढ़ता रहे, ठीक है ना। एंड क्लासेस अगर अच्छा लगे तो क्लासेस को लाइक कर दिया करें, एंड कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा या समझ में आया कि नहीं, ये बिल्कुल करिएगा, ठीक है। रिस्पॉन्स देते रहिएगा, एंड मुझे भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो फिर मैं भी क्लासेस बनाता रहूँगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।